गाइस गेट रेडी। मूवी शुरू होती है तो हम 4 दोस्तों को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। उनके ग्रुप में 3 लड़के और एक लड़की थी और उनमें से एक लड़के का नाम माइक था। ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हैलोवीन आने वाला है तो क्यों ना हम लोगों को टॉर्चर करें। माइक कहते हैं कि हमेशा की तरह मैं तो जेकब को बुली करूंगा, यानी उसे टॉर्चर करूंगा। वैसे जेकब एक इनोसेंट से लड़का था जिसे हर साल माइक तंग किया करता था। ये प्लान सुनकर उनकी फीमेल फ्रेंड उन्हें मना करती है कि तुम लोगों को ऐसे किसी को तंग नहीं करना चाहिए और जेकब का क्या कसूर है जिसे तुम लोग हर साल परेशान करते हो। और माइक कहता है कि तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारा जवाब है। माइक उसे कहता है कि हम जेकब को हर साल परेशान करते हैं, ये अब हमारी आदत बन चुकी है। तुम क्या जानो कि उसे परेशान करने में कितना मजा आता है। वह लड़की उस ग्रुप में मौजूद अपने बेस्ट फ्रेंड को मना करती है कि तुम ऐसा मत करना, लेकिन जब माइक उसकी बात नहीं मानता तो वहां से उठकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि माइक और उसका दोस्त खाना खा चुके होते हैं और अब वो जाते हैं मैनेजर के पास बिल पे करने के लिए। तो मैनेजर उनसे पूछने लगता है कि हैलोवीन आ रही है, तुम लोगों के क्या प्लान्स हैं। तो माइक उससे कहता है कि हम एक लड़के को बुरी तरह टॉर्चर करने वाले हैं जिससे हमें बहुत मजा आने वाला है। तो मैनेजर भी अपना इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मैं भी आना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि तुम लोग उसे कैसे टॉर्चर करोगे। तभी माइक कहता है कि नहीं, ये मेरा और मेरे दोस्तों का प्लान है। और वो मैनेजर उसे काफी रिक्वेस्ट करता है और कुछ देर बाद माइक भी मान जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है जेकब को टॉर्चर करने। और अब हमें दिखाया जाता है कि जेकब था कौन। वह एक मेंटल लड़का था जिसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता था और ना वो ज्यादा कुछ सोच पाता था। उसे कैंडिस खाना बहुत पसंद था और सबसे बढ़ के कॉर्न कैंडी, जिसे वो एक बास्केट में लेकर घूमता था। वो एक फेस्टिवल की तरफ जाता है। बेसिकली वह यहाँ पर एक वर्कर के तौर पर आया था। तो फेस्टिवल का ओनर उससे कहते हैं कि तुम अपने पूरी लगन से काम करना, पूरे ध्यान से काम करना और याद रहे कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे तुम्हारी और मेरी बेइज्जती हो, यानी इंसल्ट हो। और ओनर उसे कहता है कि शो बस शुरू ही होने वाला है, तब तक तुम अपनी तैयारी कर लो। लेकिन जब जेकब बाहर आता है उसके सामने माइक और उसके दोस्त खड़े होते हैं और इसे तंग करने लगते हैं। लेकिन जेकब ये सब बर्दाश्त करके तंग आ चुका था और तभी जेकब खुद के डिफेंस में माइक को धक्का मारता है ताकि वो इससे दूर रहे। लेकिन माइक को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जेकब को बहुत बेदर्दी से कुत्ते की तरह मारने लगता है। और माइक के दोस्त भी जेकब को मार रहे थे, जिसकी वजह से जेकब वहीं पर मर जाता है। ये सब कुछ होता हुआ माइक की फीमेल फ्रेंड भी देख लेती है क्योंकि वहां पर छुप के खड़ी हुई थी। उसके दिल को कुछ होने लगता है कि लोग कैसे किसी की जान ले सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि माइक और उसके दोस्त जब घर जाते हैं तो उन्हें इस बात का कोई रिग्रेट यानी पछतावा नहीं होता कि हमने किसी की जान ले ली, बल्कि वो कहते हैं कि जेकब की गलती थी। हम हर साल उसे टॉर्चर करते थे और वो हमारा टॉर्चर बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन इसी साल उसने खुद को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में मुझे धक्का दिया। तो क्या मुझे गुस्सा ना आता, यानी इतने जालिम थे। यह लोग दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइक की वही फीमेल फ्रेंड जेकब के लिए बहुत बुरा फील कर रही होती है। जब वो शो का ओनर ये देखता है कि जेकब को किसी ने मार डाला है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि मेरे वर्कर को कोई ऐसे मारकर कैसे जा सकता है। वो काफी अच्छा इंसान होता है। वो जेकब की बॉडी को उठाकर अंदर ले आता है और उसके चेहरे पर एक अनजान मास्क पहना था है। उसके बाद वो आदमी एक रिचुअल करने लगता है जिससे किसी और की सोल उसके अंदर आ जाती है और अब जख्मी जेकब फिर से जिंदा हो जाता है ताकि वो बदला ले सके उन लोगों से अपनी मौत का। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइक की फीमेल फ्रेंड टाउन के शेरिफ के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है कि जेकब को किन किन लोगों ने मारा और किस तरह मारा। तो शेरिफ ये सब सुनकर कहता है कि ठीक है, मैं इसे नोट कर लेता हूँ, लेकिन अभी तक मेरे पास इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन जब शेरिफ को पता चलता है कि टॉर्चर करने वालों में से एक उसका बेटा ही था, यानी कि माइक, तो उसे यकीन नहीं होता कि मैं टाउन का शेरिफ हूँ और मेरा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है। तो वो सीधा उस फेस्टिवल के ओनर के पास जाता है और उसे पूछता है कि जेकब कहाँ पर है, उसे क्या हुआ था। तभी वो ओनर उसे कहता है कि सबको गलत लगा था कि वो मर गया है, वो बस थोड़ा जख्मी था और मैंने उसे रेस्ट करने उसके घर भेजा है। वैसे इस ओनर की बात सच तो थी, जेकब जिंदा तो था, लेकिन उसे मरा हुआ तो नहीं बोल सकते। और वो शेरिफ सीधा जेकब के घर चला जाता है और दरवाजा नॉक करने लगता है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलते और वो वापस चला जाता है। फिर हम माइक के उस फीमेल फ्रेंड को देखते हैं। उसका एक दोस्त उसे मिलने आता है और वो उसे बताता है कि शेरिफ ने इन्वेस्टिगेशन की है और उन्हें पता चला है कि जेकब अभी जिंदा है। ये सुनकर उस लड़की को थोड़ा सुकून मिलता है कि शुक्र है वो जिंदा तो है। फिर हम देखते हैं कि मैनेजर जिसने माइक के साथ मिलकर जेकब को मारा था और वो किसी को बता रहा होता है कि मेरी हैलोवीन बहुत अच्छी गई।
मैंने बहुत मजे किया पहली बार। और फिर उसके बाद वो वॉशरूम जाता है जहाँ पर वहीं पम्पकिन बास्केट पड़ी होती है और उसमें कॉर्न कैंडी होती है। वो उसे खाने लगता है और तभी वहाँ पर जेकब आ जाता है। जेकब उसका पेट चीर कर उसे बुरी तरह से मार डालता है, यानी उसने अपने एक मर्डरर से बदला ले लिया था। उस जगह पर शेरिफ भी आ जाता है और इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। हर तरफ कैंडी कॉर्न बिक्री हुई थी। जब शेरिफ इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे पता चलता है कि उस रात जेकब को टॉर्चर करने वालों में से एक ये मैनेजर भी था। तो उसे पता नहीं क्यों उसे शक होता है कि इसके पीछे जेकब का हाथ हो। शायद जेकब ने ही इसे मारा होगा। और वहां पर माइक की फीमेल फ्रेंड भी होती है जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ आई होती है। शेरिफ ये सब कुछ उन्हें भी बताता है और वो जाकर माइक और उसके दोस्त को बताते हैं। तभी माइक कहता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जेकब किसी को भी नहीं मार सकता, उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई। वैसे जहां तक बात रही मैनेजर के मर्डर की, तो हो सकता है उसके किसी दुश्मन ने उसका मर्डर किया हो। जरूरी तो नहीं है कि जेकब ही हो। तो बाकी सब लोग भी इस बात को मान लेते हैं कि हो सकता है कि ये सिर्फ ख्याल ही हो। लेकिन जैसे ही वो लोग माइक के दोस्त के घर से जाते हैं तभी उसे अपने घर में अजीबोगरीब हरकतें महसूस होती है। वो आगे जाकर देखता है तो उसे भी वही पम्पकिन बास्केट दिखाई देती है। वो बहुत ही हैरान हो जाता है कि ये यहाँ पर कैसे आया, और इसके कुछ समझने से पहले ही जेकब इस पे अटैक कर देता है। वो उसे दीवार से चिपकाकर अपने हाथ से ही उसकी स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी खींच लेता है, जिससे उसकी फौरन डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेरिफ को पूरा शक होता है कि ये सभी मर्डर जेकब ही कर रहा है। तो वो दोबारा से उस फेस्टिवल ओनर के पास जाता है। तो वो उसे आगे से कहता है कि मैंने आपको बताया था कि वो जख्मी था और मैंने उसे अपने घर रेस्ट करने के लिए भेजा है। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं तो एक और पुलिस ऑफिसर वहां पर आकर शेरिफ को बताता है कि माइक के एक और दोस्त का मर्डर हो गया है। शेरिफ वहां पर जाकर देखता है तो उसे वहां पर भी कॉर्न कैंडी मिलती है। और अब शेरिफ का शक सच हो चुका था। वो जेकब के घर जाता है लेकिन उसे वहां पर जेकब नहीं मिलता। जब वो उसके घर की तलाशी लेते हुए जब वो उसके बेड के नीचे देखता है तो उसे एक अजीब सी डेड बॉडी दिखती है जो कि बहुत ही पुरानी थी, और वो बॉडी जेकब की माँ की थी। लेकिन इस बॉडी का बाकी हो चुके मर्डर से कोई लेना देना नहीं था। अब शेरिफ जेकब की तलाश में चला जाता है और अपने बेटे माइक से कहता है कि तुम सिर्फ घर में रहोगे, बाहर मत निकलना, तुम्हारी जान को खतरा है। शेरिफ इस वजह से शहर में होने वाले कार्निवल, फेस्टिवल्स और इवेंट्स को रोक देता है और कहता है कि सब अपने घरों में रहें। ये सुनकर सब लोग बहुत गुस्सा होते हैं। उस फेस्टिवल के ऑनर का जो स्टाफ था वो भी उस पर गुस्सा होता है कि कुछ ना कुछ तो है जो आप हमसे छुपा रहे हैं, और ये शायद आप ही की वजह से हो रहा है। अब हम कमाएंगे कैसे? तभी उनमें से एक आदमी जिसका नाम बिशप होता है वो इस फेस्टिवल के ऑनर से मिलता है और कहता है कि जो तुम कर रहे हो क्या वो ठीक है? तुम जो भी कहोगे मैं इस पर बिलीव कर लूंगा। तो वो ऑनर कहता है कि बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ मैं, हम जैसे छोटे लोग हमेशा टॉर्चर होते रहते हैं और माइक जैसे बड़े लोग हमें टॉर्चर करते हैं। ये उनकी आदत बन चुकी है, दूसरों को परेशान करना और उनका दिल दुखाना। असल में माइक और उसके साथियों ने ही जेकब को मारा है। मैंने उसे जिंदा किया है कि वो अपने मर्डर का बदला ले सके। तो आप मुझे बताएं क्या ये गलत बात है? यह बात ओनर के सब स्टाफ मेंबर्स के सामने भी आ जाती है और वो सब एग्री हो जाते हैं कि हम इस ओनर का साथ देंगे, क्योंकि ये सच कह रहा है। टॉर्चर करने वालों के खिलाफ उनके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन तो लेना होगा। फिर हम देखते हैं कि माइक की फीमेल फ्रेंड और उसका दोस्त एक जगह पर होते हैं। वो लड़की कुछ टाइम के लिए अंदर जाती है और जब बाहर आती है तो देखती है कि उसके दोस्त के डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, और तभी जेकब उसके पीछे आता है और उसकी जुबान बाहर खींच लेता है, जिसकी वजह से वो भी मर जाती है। उसी वक्त शेरिफ वहां आ जाता है ये चेक करने के लिए कि वो ठीक तो है। पर जब वो अंदर जाता है और वो देखता है कि उन दोनों की डेड बॉडीज वहां पर पड़ी हुई है, और वो शेरिफ सारी बात समझ जाता है और फिर अपने बेटे माइक को कॉल करता है और कहता है कि सुनो, तुम्हारे सारे दोस्त मारे जा चुके हैं, तुम मेरी बात मानो और घर के अंदर ही रहना, बाहर कहीं भी मत जाना, क्योंकि अब जेकब तुम्हें मारने वाला है। लेकिन ये सब सुनकर माइक को गुस्सा आ जाता है और वो अपने घर से बाहर जाता है और वो उसी फेस्टिवल वाली जगह पर, ताकि वो वहां के ओनर से पूछ सके आखिर बात क्या है। लेकिन तभी उस ओनर का एक आदमी माइक को मार के बेहोश कर देता है जब शेरिफ घर पहुंचता है और उसे अपना बेटा माइक नहीं मिलता और उसे वहां पर उस फेस्टिवल का ओनर दिखाई देता है। तभी शेरिफ पर गणतान देता है और पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है, और तभी उसके पीछे से बिशाब उस पर अटैक कर देता है और उसे भी बेहोश कर देता है। फिर वो ओनर उसके पास जाके उसका गला काट देता है और भी मर जाता है। अब बारी थी माइक की, और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि किसी ने उसे एक चेयर से बांध रखा है और उसके आसपास कोई भी नहीं है। तभी वो अपने बाप की गाड़ी को आते हुए देखता है।
उसे लग रहा था कि अब वो बच जाएगा और वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन ये उसकी गलत फहमी थी, क्योंकि गाड़ी में उसके पापा नहीं थे, बल्कि उसका कटा हुआ सिर गाड़ी के ऊपर था, जिसे देख के माइक रोने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि अब वो भी मारा जाएगा। उसके फादर जो नहीं रहे, कोई भी नहीं रहा। तब भी जेकब उसके सामने आता है, जो कि अब उसे बहुत बुरी तरह टॉर्चर करके मारने वाला था। उसके दोनों बाजू उसके जिस्म से अलग कर देता है और फिर एक एक करके उसके सारे दांत निकाल देता है, और इसी तरह जेकब उसे टॉर्चर करके मार डालता है। फिर सीन चेंज होता है और हम उस फेस्टिवल के ऑनर को देखते हैं, जो कि किसी दूसरे शहर में अपना शो कर रहा होता है। वो वहां पर एक लड़की को एक नेकलेस देता है, जो कि माइक के दांतों से बना हुआ था, और उसे बता रहा होता है जेकब के बारे में। तो वो लड़की कहती है कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं है कि वो कैसे जिंदा हो गया और कैसे लोगों को मारता रहा। तो वो ऑनर उससे कहता है कि कुछ लोग मासूम लोगों की बिना वजह जान ले लेते हैं। उनको सबक सिखाने के लिए ही जेकब को जिंदा किया गया है। फिर मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जेकब अपने घर में मास्क पहनकर बैठा हुआ है और अपनी फेवरेट कॉर्न कैंडी खा रहा था, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो नॉन स्टॉप एक्सप्लेनेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा नाम है शीला। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।